चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप के सारे लोगों को आवाज़ आ रही है सर की और स्क्रीन नज़र आ रही है। ठीक है यस सर। ठीक है जी सर, आ रही है। ठीक है। चलिए चलिए बिफोर आई स्टार्ट आई टेक फ्यू मिनट्स। वो ये कि ये जो कोर्स है इसकी कुछ प्रीरिक्विजिट्स हैं, यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अच्छी तरह से पढ़ी हो, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग पढ़ी हो, तो क्योंकि वो हमें थोड़ा सा चैलेंज रहा है हमारे स्टूडेंट्स को। कुछ लोगों ने डिफरेंट टीचर से पढ़ी है तो अनइवन क्लास है, और क्लास भी 63 की है, तो थोड़ा सा चैलेंज है। तो देयर इज सजेशन टू ऑल दी स्टूडेंट्स, वो ये कि जिस तरह से हम तवज्जो देते रहें सर का लेक्चर सुनने और पास होने पे, तो थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करें, सीखने के ऊपर तवज्जो करें। जब समझने आना शुरू हो जाएगा ना तो यू विल एंजॉय योर क्लास। समझ में नहीं आता है तो इट गेट्स बोरिंग, ठीक है ना। तो उसके लिए थोड़ी सी तवज्जो सीखने पर हो और सवाल करने पर हो। जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है, लाइक क्वेश्चन, सर ये कैसे होगा, ये क्या चीज़ होगी, वरना फिर आपको बोरिंग लगेगा, ठीक है ना। चलिए, द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट स्कोप। हमने कुछ एग्जांपल्स पढ़ी हैं जिससे हमने ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। फॉर एग्जांपल सिविल इंजीनियरिंग में कि 2 कमरे का मकान इज ए स्मॉलर स्कोप, रिक्वायर्ड लेस एफर्ट्स, ठीक है ना, ये सिविल इंजीनियरिंग में। और सिविल इंजीनियरिंग में 2 कमरे के बजाय अगर 20 कमरे का महल है तो दैट विल रिक्वायर मोर एफर्ट्स। और अब ये 2 कमरे का मकान और 20 कमरे का महल इज विजिबल एंड टेंजिबल, तो इसको स्कोप को लॉक करना इज रिलेटिवली इजी। जबकि हमारे केस में जो हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, हमारे केस में हमारी जो जितनी भी सॉफ्टवेयर है, दिस इज इंटेंजिबल एंड नॉट विजिबल। तो इसलिए यहाँ डिसएग्रीमेंट, झगड़ा होना या समझ में ना आने के पॉसिबिलिटीज ज़्यादा हैं, ठीक है। तो हमने थोड़ी सी एग्जाम्पल पढ़ी थी। एक छोटी सी वेबसाइट में कम एफर्ट लगेगी, लेकिन अगर आप कोई भी बिजनेस एप्लीकेशन सच एज बैंकिंग, सच एज हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, तो उसमें एफर्ट्स ज़्यादा लगेगी। ये बात तो क्लियर है, हमारी अंडरस्टैंडिंग स्टैब्लिश हो गई है कि छोटे प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर का उसमें लेस एफर्ट लगेगी और बड़े प्रोजेक्ट में ज़्यादा एफर्ट लगेगी। हैज़ दैट बीन एस्टैब्लिश्ड? यस, हो गया एस्टैब्लिश, या समझ में नहीं आया या आ गया? एग्री है, हमारे एग्रीमेंट है सारे स्टूडेंट्स के साथ? भाई को अनम्यूट करके बताएगा ना सर को, आप लोग मेरे सामने नहीं है तो आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। आ गया समझ में? नहीं आया? यस सर। आ गया। यस सर। अब जो क्वेश्चन जो आज हम सीखने जा रहे हैं वो ये है कि एग्जैक्ट एस्टिमेशन ऑफ दैट स्कोप। ये चैलेंज है, क्योंकि कितनी फीचर्स, फंक्शनैलिटी आप देंगे, अगर ये लॉक हो गया है तो इसको पहले लॉक करना है कि व्हाट फंक्शनैलिटी यू विल डिलीवर एंड व्हाट आर द एस्टिमेशन। ये मुश्किल काम है बिकॉज ऑफ द नॉन विजिबिलिटी एंड चैलेंज। ये चैलेंज आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि नई टर्मिनोलॉजी होगी, नया प्रोसेस हम देखेंगे जो पीएमआई ने बनाया है, ठीक है ना। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, आई हैव गॉट एन एक्सपीरियंस। मैं जो पिछली क्लास को आपको पढ़ाया था आपके सीनियर से, तो आई हैड द चैलेंज, क्योंकि फेस टू फेस था तो इतना नहीं था, लेकिन आप ठीक है, तो हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे आज? हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि हाउ टू डिफाइन एंड कंट्रोल द स्कोप थ्रू ए प्रोसेस। ये आज हम सीखने जा रहे हैं। तो एग्जाम्पल सर ने इसलिए बताई थी थोड़ी सी कि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ये स्कोप होती क्या चीज़ है, कम स्कोप क्या होती है, ज़्यादा स्कोप क्या होती है। और दूसरी इंजीनियरिंग के लिए रिलेटिवली इट इज़ इजी। क्यों? इसलिए कि वो विजिबल है और टेंजिबल है, यहाँ पर इनटेंजिबल है, ठीक है। तो विद दैट बैकग्राउंड हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब ये वो चीज़ है जो हमने थोड़ी सी पढ़ी थी, इसको थोड़ा सा क्विकली रिवाइज करेंगे। और मैं म्यूट कर रहा हूँ बाकी लोगों को, ये उमैमा आपका माइक म्यूट नहीं है, ठीक है। तो हमने ये कहा था कि जनाब हम ये क्लैरिफाई कर रहे हैं कि हमें करना क्या है इस प्रोजेक्ट में, क्लैरिफाइंग व्हाट यू आर ट्राइंग टू अकम्प्लिश। तो ट्राइंग टू अकम्प्लिश के अंदर डिलीवर क्या करना है, फीचर्स क्या, फंक्शनैलिटी करनी है। लेकिन हमने एक बात पढ़ी थी कि प्रोजेक्ट्स आर क्रिएटेड फॉर ए रीज़न, ये हमने पढ़ा था।
ठीक है ना। स्टेक होल्डर आइडेंटिफाइज अ नीड, उस नीड को सॉल्व करने के लिए या प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक प्रोजेक्ट इनिशिएट होता है। और जो मैंने डायग्राम बोर्ड पे बनाई थी वो मैंने यहाँ बना दी है, सुबह से मैं बना रहा था इसको, ठीक है ना। अभी हाउ वेल द प्रोजेक्ट अल्टीमेटली एड्रेस दैट डिफाइन द प्रोजेक्ट सक्सेस और वैल्यू। अभी जो मैं बात कह रहा हूँ इसको मैंने नेक्स्ट स्लाइड में सुबह से बैठ के एक डायग्राम बनी, इससे मैं समझाता हूँ। ये पहली चीज है कि योर प्रोजेक्ट्स आर इनिशिएटेड फॉर ए रीजन। तो स्टेक होल्डर्स को कोई प्रॉब्लम होगी और वो बताएंगे कि भाई ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है, ठीक है। तो स्टेक होल्डर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे और उसके अगेंस्ट आप एक प्रोजेक्ट इनिशिएट करेंगे। तो प्रोजेक्ट की डेफिनेशन भी याद होगी, यूनिक ऑब्जेक्टिव होता है, टेम्परेरी होता है और इसमें रिसोर्स लगते हैं। तो टीम मेंबर्स, कॉस्ट, टाइम, ये सब आपका लगेगा। तो यू इनिशिएटेड अ प्रोजेक्ट टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए थ्रू दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। ये वाली जो लास्ट स्लाइड में पढ़ा था, हाउ विल द प्रोजेक्ट अल्टीमेटली एड्रेस दैट नीड, ये प्रोजेक्ट की सक्सेस और फेलियर को डिफाइन करेगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। स्टार्ट यानी जो ये ऊपर वाली लाइन लिखी हुई है और नीचे वाली लाइन लिखी हुई है, इसमें हम प्रोजेक्ट का स्कोप डिफाइन करेंगे। प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है फॉर ए रीजन। तब थोड़ा सा जो जिन लोगों ने 8वें सेमेस्टर में, थोड़ा सा 7वें सेमेस्टर में FIP कर लिया, तब उसको जरा देखिए। हम उस अपनी FIP रिपोर्ट को इस कोर्स पढ़ने के बाद थोड़ा सा रिफाइन करें कि क्या हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है, क्या हमने सोल्यूशन स्कोप सही डिफाइन किया हुआ है, कहीं इसमें ऐसा तो नहीं है कि दोनों चीजें मिक्स हो रही हो, ठीक है। आई अप्रिशिएट कि आपकी क्लास में से एक स्टूडेंट आया था और अपना प्रोजेक्ट डिस्कस किया था, तो ऑल्दो कि उसका प्रॉब्लम वाज नॉट क्लियरली डिफाइंड, तो हमने उसको सही किया था बैठ के कि भाई ये प्रॉब्लम नहीं है, ये सोल्यूशन है, इसको प्रॉब्लम ऐसे लिखो। तो ही मेड माई डे कि उसने कुछ सीखने के बाद, डिस्कस करने के बाद अपने प्रॉब्लम को सही लिखा और अपने सोल्यूशन को थोड़ा सा बेहतर किया। तो ये असाइनमेंट भी है, इसको असाइनमेंट को इस तरह से नहीं कीजिए कि सर को देना है और नंबर लेने, थोड़ा सा समझेंगे तो वो बेहतर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? आगे जाऊँ मैं? कोई क्वेश्चन नहीं है, चैलेंज नहीं है, बात समझ में आ रही है सर जो बात कर? यस सर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये एक प्रॉब्लम है, ये सर ने एग्जाम्पल लिखी है हॉस्पिटल। असल में वो मेरे पास क्लिनिक का सिस्टम लेकर आया था और मैं हॉस्पिटल समझ रहा था। तो हॉस्पिटल का एक प्रॉब्लम है, एक पास एक कस्टमर आया और ये ओनर, जो सर ने ब्लू कलर में लिखे हैं पेशेंट, ये स्टेक होल्डर है। तो ओनर का ये प्रॉब्लम है, पेशेंट का ये प्रॉब्लम है, ओनर का ये भी प्रॉब्लम है। देखिए पढ़िए, हॉस्पिटल हैज एडहॉक प्रोसेस, यानी कभी ऐसे कर लेते हैं, कभी ऐसे कर लेते हैं, जिस तरह से ओनर कहता है, और कभी कहते हैं इससे इतने चार्ज कर लो, कभी कहते हैं इसको डिस्काउंट दे दो। तो ये पेशेंट को है कि भाई कोई तरीकाकार होगा। मनी लीकेज समझ में आ रही है? मनी लीकेज क्या होती है? असल में होता है कि हॉस्पिटल्स के अंदर ना बहुत सारी चीजें ओनर को नहीं जा रही होती है ना, वो वहीं स्टाफ को डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। एक आदमी आया, उसकी लेबोरेटरी चेक टेस्ट हो गई, लेकिन वो पैसे बैंक उसको नहीं पहुंचे। अभी लीकेज होती है। अभी जब आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लीकेज होती है। अब ये करने के बाद दीज आर द सक्सेस क्राइटेरिया, दीज आर द सक्सेस क्राइटेरिया। जब मैं आपसे प्रोजेक्ट कर, अभी फीचर्स फंक्शनैलिटी पे बात नहीं हुई है, ये सक्सेस क्राइटेरिया सर ने भी बताया था। होना क्या चाहिए जनाब? प्रोसेस स्टैंडर्डाइज हो जाए, जो ऊपर वाला लिखा ना एडॉक प्रोसेस है, तो वो स्टैंडर्डाइज हो जाए, ठीक है। क्लियरली डिफाइंड बिलिंग हो, ये इतने रूम के इतने पैसे हैं, इसके इतने, उसे इतने, सब चीजें डिफाइन है। जैसे जैसे आप लेते जाएंगे वो बिलिंग होती जाएगी। और जो पैसों की चोरी हो रही है वो रिड्यूस हो जाए, जीरो तो नहीं होती है, ठीक है ना। जब ऑपरेशन में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई भी नहीं है, तो वो उसकी पट्टी कर देगा और उससे पैसे ले लेगा, पैसे वहां नहीं जाएंगे। तो ये रिड्यूस हो जाए, कंट्रोल्स आ जाएं और विजिबिलिटी आ जाए। तो कंट्रोल कैसे आएंगे? जो भी नहीं है, खाली ऑटोमेशन से नहीं आएंगे। बट ये तो प्रोजेक्ट समझ में आ रहा है कि प्रोजेक्ट ऐसे नहीं होता है। प्रोजेक्ट का एक प्रॉब्लम होता है, प्रोजेक्ट का एक सक्सेस क्राइटेरिया होता है। अब उसके अंदर कॉस्ट और बेनिफिट्स को देखा जाता है कि शुरू करना है कि नहीं करना है। बट ट्राई अंडरस्टैंड सर्टेन टर्मिनोलॉजी। स्टेक होल्डर को एक प्रॉब्लम हुआ, सर ने जो लिखा है ब्लू कलर में, ये स्टेक होल्डर्स हैं, इनको एक प्रॉब्लम हुआ।
अब ये सॉल्व करना है कि नहीं करना है, करना है तो जनाब ये हो जाए तो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है, वरना ऑटोमेशन, खाली ऑटोमेशन की सेक से हमें कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो दैट्स अ सक्सेस क्राइटेरिया। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, ये करने के लिए, ये सब करने के लिए, सक्सेस करने के लिए व्हाट स्कोप आई शुड हैव, और ये एक दफा में नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी को? एनी? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये है प्रोजेक्ट स्टेज, तो थोड़ा सा फर्क समझ में आया कि सक्सेस क्राइटेरिया क्या थी और स्कोप क्या। अब ये स्कोप मैंने 3 रिलीज में डिवाइन कर दिया है। हम इस थोड़ा थोड़ा करके कस्टमर को देते हैं कि कहते हैं कि आपको हम 4 महीने में पहले ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे, इसको चला के देख लेंगे, फिर उसके अगेन 3 महीने में लेबोरेटरी देंगे, फार्मेसी देंगे, फिर उसको चला के देख लेंगे, फिर ये देंगे, फिर ये देंगे, ताकि आप आहिस्ता आहिस्ता अडॉप्ट कर लें और ये सारी चीज़ें हो जाएं। खाली सॉफ्टवेयर बना के देना नहीं होता है, उसको चलवाना होता है, उसको ट्रेन करना होता है वहाँ के स्टाफ को, और बेनिफिट नज़र आने चाहिए। दैट्स अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। जब भी अपने डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो कुछ आपने किया उससे उस ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हुआ, बेनिफिट लिया ना उसने। से आपसे अगर 20 लाख रुपए का सॉफ्टवेयर ले रहा है तो महीने के लाख रुपए बचा रहा है, तो 20 महीने में उसका सारी कॉस्ट निकल जाएगी, ठीक है। तो ये कॉस्ट एंड बेनिफिट मतलब इसलिए नहीं है कि भाई हमने ऑटोमेशन करना है, इसलिए करना है कि फायदा करना है। तो समझ में आ रही है? व्हाट इज द रिलीज बाय द वे? किसी को पता है व्हाट इज द रिलीज? फर्स्ट रिलीज, सेकंड रिलीज, थर्ड रिलीज? वो बच्चे जिन्होंने मुझसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी है वो जवाब दें जरा, रिलीज क्या चीज होती है? तो बताएगा सर को? वर्ड सुना हुआ है या नहीं सुना हुआ है किसी ने? यस सर। हाँ, रिलीज ही होती है। हाँ, रिलीज ही होती है। कोई जवाब दे रहा है चैट में, चलिए मैं पढ़ लेता हूँ। वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर, आप पार्टली सही है तुरान, मगर नॉट एग्जैक्टली वर्जन। ये क्या चीज बीटा वन। नहीं, एक्चुअली रोड मैप डिफाइन करते हैं। जब आप कस्टमर से बात करते हैं ना, रिलीज तो है, वो वर्जन तो है, यानी ये वाला वर्जन होगा, उसके बाद और फंक्शनैलिटी ऐड हो जाएगी, लेकिन इस दिस इज कॉल्ड रोड मैप ऑफ द सॉफ्टवेयर। यानी आप हमें जो सोल्यूशन दे रहे हैं वो कब कब देंगे, तो दैट इज कॉल्ड रोड मैप, ठीक है। 4 महीने बाद आप ये देंगे, उसके बाद ट्रेनिंग देंगे और इसको चला के देखेंगे, 3 महीने बाद ये देंगे, उसके बाद 4 महीने बाद ये देंगे। तो टोटल देख रहे हैं आप, ये 8 और 3 11 महीने का प्रोजेक्ट है। तो एक्चुअली 11 नहीं, 12 महीने का प्रोजेक्ट है, दरमियान में ट्रेनिंग होगी, सारी चीजें। दैट इज कॉल्ड रोड मैप ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। तो टर्मिनोलॉजी इसलिए बोल रहा हूँ कि ये टर्मिनोलॉजी बोली जाती है वहां पर इंडस्ट्री में। तो ये दिस इज अंडरस्टूड के वर्जन होंगे, लेकिन मैं टर्मिनोलॉजी की बात से कह रहा हूँ कि ये रिलीज वो है कि जब आप कहते हैं ये मैं पहली रिलीज में ये दूंगा, दूसरे रिलीज में ये दूंगा, तीसरे रिलीज में, तो आप एक्चुअली सॉफ्टवेयर रिलीज कर रहे होते हैं टूवर्ड्स द एंड यूजर, ठीक है। तो जो भी आपने स्कोप था 7 का, 7 को डिवाइड कर लिया, पहले ये देंगे, पहले ये देंगे, पहले ये देंगे। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एक चीज और भी है, नॉट ओनली सोल्यूशन, लेकिन सक्सेसफुल प्रोजेक्ट में आप थोड़ा थोड़ा कस्टमर को देते जाते हैं, इम्प्लीमेंट कराते जाते हैं और सक्सेस कराते जाते हैं, ठीक है, रादर देन एक साथ सारी चीजें। तो क्लियर हो रही है बात? ठीक है। तो जहन में रखिए, एक प्रैक्टिकल कस्टमर है तो उसको सारी चीजें सुन के वाटरफॉल की तरह बना के नहीं दूंगा एक दफा में। तो ये इंक्रीमेंटल रिलीज हो रही है, थोड़ा सा दिया 4 महीने बाद, 3.5 महीने बाद, फिर उसके बाद दिया, फिर उसके बाद, दिस इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल रिलीज। क्लियर हो रही है बात? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है, इंक्रीमेंटल रिलीज हो रही है थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। और ये सब चीजें देने से वो मसला हल हो जाएगा जो अभी हमने लिखा है। इसको दोबारा से पढ़िएगा। मसला क्या था? पेशेंट रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें, लेबोरेटरी, ये सब देने से कौन सा मसला होगा? मैं पीछे जा रहा हूँ, ये वाले मसले हल होंगे। एडॉक प्रोसेस नहीं होगा, जो ऑटोमेटेड प्रोसेस है वही होगा। अभी तो है एडॉक प्रोसेस, फिर क्योंकि हर चीज डिफाइंड है उसके अंदर, रूम का खर्चा, लेबोरेटरी का खर्चा, एवरीथिंग इज डिफाइंड। जो सेटअप होता है ना, कॉस्टिंग है, वो सेटअप में डिफाइन किए हुए। जब वो चलाएगा तो वो वही लेगा। इस डॉक्टर की कितनी फीस है वो उसमें लिखी हुई है, वही चार्ज हो जाएगी, अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, ठीक है। और अगर पर्ची नहीं कटवाएगा, कंट्रोल कैसे होगा? पर्ची नहीं कटवाएगा तो डॉक्टर के पास जा नहीं सकता, ठीक है ना। तो जितनी पर्ची कटी हुई है उतने ही पैसे डॉक्टर के पास होने चाहिए, उतने ही पेशेंट डॉक्टर ने देने, देयर आर सर्टेन कंट्रोल एज वेल, ठीक है ना।
ये सारी चीजें बनाऊंगा और कंट्रोल बिल्ट इन करूंगा। अब ये जो फंक्शनैलिटी है, मैं आगे जा रहा हूँ, जो फंक्शनैलिटी है इसमें फंक्शनैलिटी तो होगी, देयर हैज टू बी अ बिल्ट इन कंट्रोल्स। ठीक है ना, जब आप सॉफ्टवेयर लेते हैं तो खाली ऑटोमेशन नहीं होती है बल्कि इसमें वर्क फ्लो भी होते हैं। कभी नाम सुना है वर्क फ्लो का? एनीबॉडी इज अवेयर ऑफ द वर्क फ्लो? सुना है या नहीं सुना है भाई? बताएंगे ना सर को। चलिए। नो सर। नो सर। No, sir. चलिए जरा गौर से सुनिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ जरा इसको नोट करते जाएंगे तो ये वोकेबलरी भी इंक्रीज होगी और थोड़ी सी चीजें होंगी, क्योंकि जब थोड़े से अरसे में ना 2-4 महीने में इंडस्ट्री में जाने वाले हैं, और ये अगर चीजें नहीं पता तो आपका इमेज अच्छा नहीं क्रिएट होगा। और कोई चीज ऐसी है जो सर बोले और ना समझ में आए तो उसको नोट करके नेट पे सर्च कीजिए। यू गॉट ए पोटेंशियल। इंडस्ट्री में जाएंगे तो वो ये नहीं समझेगा कि आपने सारे काम किए हैं, मगर उसने ये जरूर अज्यूम किया होगा कि आपने कोर्स अच्छी तरह से पढ़े, थ्योरी की नॉलेज आपको अच्छी है। अब चलिए वर्क फ्लो पे आते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक एप्लीकेशन बनाई है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम की, और उसमें है लीव एप्लीकेशन। अब लीव एप्लीकेशन अगर मैनुअल है तो मैं फॉर एग्जांपल अपनी यूनिवर्सिटी में एक एप्लीकेशन लिखूंगा और उसको नबील को दूंगा, नबील चेयरमैन साहब को देगा। अगर वो अप्रूव करेगी तो आगे जाएगी, नहीं होगी तो मुझे वापस मिल जाएगी। अप्रूव हुई तो वो फिर वो प्रो वीसी के पास जाएगी, नहीं तो फिर वापस आ जाएगी। तो ये जो एप्लीकेशन मूव हो रही है ना, दिस इज वर्क फ्लो। तो अगर मैंने एप्लीकेशन बनाई है लीव मैनेजमेंट की तो उसको भी ऐसी फ्लो होना चाहिए कि मैंने अगर एप्लीकेशन डाली तो वो ड्रॉप होनी चाहिए चेयरमैन के बॉक्स में। दैट इज कॉल्ड वर्क फ्लो। वो अप्रूव करेंगे तो ड्रॉप होनी चाहिए पीवीसी के बॉक्स में, और वो अप्रूव करेंगे तो मुझे इंटीमेशन आ जाए कि मेरी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है। समझ में आ रही है? स्क्रीन तो ऑटोमेशन हो गई, रिपोर्ट हो गई, लेकिन वो फ्लो हो रही है, एप्लीकेशन फ्लो हो रही है, एक्चुअल नहीं फ्लो हो रही है, लेकिन वो कंट्रोल के थ्रू ड्रॉप हो रही है हायर अथॉरिटीज के पास। तो जब आप ऑटोमेट करते हैं तो इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। अब समझ में आया वर्क फ्लो? यस सर। ठीक है, तो उसको पढ़ भी लीजिएगा। अब इसके अंदर हॉस्पिटल के अंदर देयर हैज टू बी अ वर्क फ्लो कि ये स्क्रीन नजर आया, जवाब एज ए। अब ये देखिए, समझाने का मकसद ये है कि सॉफ्टवेयर के अंदर क्योंकि इनटेंजिबल है तो थोड़ी सी रिक्वायरमेंट को समझना, बिजनेस को समझना जरूरी हो गया है। अब मैं थोड़ा सा डिटेल में इसलिए जा रहा हूँ हॉस्पिटल के सिस्टम में कि जैसे जैसे ये समझ में आएगा ना वैसे वैसे स्कोप को लॉक करना आसान हो जाएगा। अगर ये समझ में नहीं आया तो स्कोप को लॉक नहीं होगा, वो अज्यूम हो जाएगा कि शायद इसमें ये होता होगा, शायद इसमें होता होगा। ठीक है, तो मैं स्कोप लॉक करने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको एक टर्म बताई कि वर्क फ्लो। दूसरा मैं बता रहा हूँ कि जनाब कंट्रोल्स के मुझे फॉर एग्जांपल आउट पेशेंट लोग गए होंगे हॉस्पिटल या क्लिनिक तो ज़रूर ही गए होंगे। अब मैं क्लिनिक गया हूँ और अगर मैं जाता रहता हूँ तो मेरा वहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ होगा। अगर मैं पहली दफ़ा जा रहा हूँ तो मुझे रजिस्टर कराना होगा। ठीक है ना, तो पेशेंट रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। फिर मैं अपॉइंटमेंट, अगर मेरे से पहले 3 लोग हैं तो मेरा चौथा नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपॉइंटमेंट हो गया। और फिर मैं जो भी डॉक्टर को देखना है मैं उसको बताऊंगा, वो उसकी पेमेंट या जो भी स्लिप है वो बन जाएगी। अब एक कंट्रोल क्या है कि डॉक्टर उस आदमी को नहीं देखेगा जो बगैर स्लिप के आया है। ठीक है, तो दैट्स अ कंट्रोल। ठीक है, और डे एंड के ऊपर जो आपकी रिसेप्शन से जितनी पर्चियां बनी हुई हैं उतनी पेशेंट डॉक्टर ने देखे होने चाहिए थे। फॉर एग्जांपल 15 पर्चियां बनी है, स्लिप बनी है, तो 15 ही डॉक्टर ने देखने चाहिए, 16 नहीं देखने चाहिए। वो वहां काउंट करते रहे, वो एक कंट्रोल। ठीक है, तो दीज आर द कंट्रोल्स जिससे जो पैसे की लीकेज थी ना उसको कंट्रोल करेंगे। रुकती नहीं है लेकिन बहरहाल कम हो जाएगी। ठीक है ना, इसी तरह से तो ये करने से आपके मेजर प्रॉब्लम रिजॉल्व होने चाहिए। फिर हम आपकी लेबॉर्ट्री को भी ऑटोमेट कर देंगे। लेबॉर्ट्री के लिए भी बाहर से पर्ची बनेगी, फार्मेसी के लिए भी बनेगी। जो लिखा हुआ है वही दवाई आपको दी जाएगी और उसी के पैसे लिए जाएंगे। एक्स्ट्रा दवाई नहीं दी सकती, एक्स्ट्रा लेबॉर्ट्री नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये ऑटोमेशन भी होगी और वर्क फ्लो भी होगी। ये थोड़ा थोड़ा करके दे रहे हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन एक
हर आदमी आपके लिए नहीं बैठा हुआ है, तो पहले थोड़े से लोग, फिर लेबोरेटरी के लोग, फार्मेसी के लोग, फिर ये अगेन रिसेप्शन के लोग, ठीक है। इन पेशेंट में तो पूरा हॉस्पिटल इंगेज होगा, आपसे भी पूछेंगे, उससे भी पूछेंगे, लेबोरेटरी से भी पूछेंगे, डॉक्टर से भी पूछेंगे, ठीक है ना, बिलिंग भी होगी। तो ये सबसे आखिर में रखा हुआ है, सर ने किसी वजह से आखिर में रखा है, ठीक है। दिस इज ऑल एक्सपीरियंस। लेकिन समझाने की ज़रूरत है कि अगर मुझे हॉस्पिटल मैनेजमेंट की नॉलेज नहीं होगी तो मुझे लॉक करना मुश्किल होगा। बिजनेस की एंटिसिपेशन कुछ और होगी, और मैं क्योंकि टेक्नोलॉजी का बंदा हूँ तो मेरी एस्टिमेशन या एक्सपेक्टेशन कुछ और होगी। हम दोनों डिफरेंट बैकग्राउंड के हैं, डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, इसलिए पॉसिबिलिटी ऑफ डिसएग्रीमेंट है इसके अंदर। पहली चीज, वी आर स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज। दूसरा प्रॉब्लम क्या है जो बहुत ही ऑब्वियस है, इनटेंजिबल। आप क्या देंगे और क्या नहीं देंगे, वो क्या समझ रहा है और आप क्या समझ रहे हैं, ये दो चीजों की वजह से ये प्रोजेक्ट का स्कोप मुश्किल हो जाता है सॉफ्टवेयर के अंदर। तो इसी को डिफाइन करना है और इसी को कंट्रोल करना है। सारे स्टूडेंट मेरे साथ हैं, दे अंडरस्टैंड द टू प्रॉब्लम्स, intangible और not having the same नॉलेज। एक को हॉस्पिटल की बहुत अच्छी नॉलेज है, मुझे नहीं है एज ए टेक्नोलॉजी, लेकिन उसको टेक्नोलॉजी का नहीं पता और उसका, ठीक है। तो प्रॉब्ली वो तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नहीं सीखेगा, लेकिन जो रिक्वायरमेंट लेने जा रहा है, अगर मैं जा रहा हूँ रिक्वायरमेंट लेने, तो मुझे उस डोमेन को सीखना पड़ेगा। ये बात नजर आ रही है, समझ में आ रही है, वरना स्कोप लॉक नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब ये वर्ड जो है ना, ये थोड़े से समझते हैं। मेरे हिसाब से अब ये नॉट ओनली थ्योरी, थोड़े से समझ में आने चाहिए। स्कोप का मतलब क्या है कि हम क्या काम करेंगे, क्या काम करेंगे जिसकी वजह से हम सॉफ्टवेयर डिलीवर करें। तो वो प्रोजेक्ट जो गो थ्रू होगा, वो स्किल सेट लोगों का और एक प्रोसेस के थ्रू गुजरेगा, तो उस प्रोसेस को हम जरा सीखेंगे। आइडिया है व्हाट इज द प्रोसेस लोगों को? वर्ड तो सुना होगा, एसडीएलसी में पढ़े होंगे ना प्रोसेसेस। तो इसी तरह से प्रोजेक्ट प्लानिंग के भी प्रोसेसेस हैं, प्रोजेक्ट स्कोप कंट्रोल करने के भी प्रोसेस हैं। तो बहुत प्रोसेस को भी हम देखेंगे। प्रोजेक्ट टीम क्या करेगी, करना क्या है ठीक है ना। तो करना नॉट इन टर्म्स ऑफ फंक्शनैलिटी, बल्कि in terms of hiring people, engaging people, taking requirement, taking making architect, making developing software, ये वही सारे काम है जो आप करेंगे एज ए डिलीवरी ऑफ द प्रोजेक्ट। यानी आपने रिक्वायरमेंट भी लेनी है, आपने आर्किटेक्ट भी बनाना है, आपने कोडिंग भी करनी है, आपने टेस्टिंग भी करनी है। क्या करना होगा कि हम ये सॉफ्टवेयर दे पाएंगे, ठीक है ना। तो रीजनेबली नॉलेजेबल प्रोजेक्ट वर्क, यानी आपको उसकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की मेथडोलॉजी भी आनी चाहिए, रिक्वायरमेंट भी समझ में आनी चाहिए। आखिरी चीज है मैनेजमेंट कंट्रोल। अच्छा, मैनेजमेंट क्या चीज है जो इस प्रोजेक्ट को मैनेज कर रही होगी, यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम या उसके ऊपर के जो लोग या जो आपकी टीम के टीम लीड्स हैं, ये मैनेजमेंट है, ठीक है। तो कंट्रोल क्या चीज है? कंट्रोल का मतलब यह है कि कोई चीज डेविएट नहीं होनी चाहिए, टाइम डेविएट नहीं होना चाहिए, परफॉर्मेंस डेविएट नहीं होनी चाहिए, कोई और चीज डेविएट नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, ये काम 15 दिन में हो जाना चाहिए था, तो अगर नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, दैट नीड्स टू बी कंट्रोल, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि आदमी बीमार हो सकता है, रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो सकती है, या कोई भी डेविएशन हो सकती है। सो यू नीड टू मैनेज दैट, यू नीड टू कंट्रोल दैट, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अप्रोप्रिएट तो हम देखेंगे कैसे होगा। तो देयर आर सर्टेन थिंग्स। तो थोड़ी सी हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, थोड़ी सी प्रोजेक्ट मैनेज रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। तब ये चीज़ है, बजट लॉक होगा तो फिर हम उससे एफर्ट्स आइडेंटिफाई करेंगे, शेड्यूल निकालेंगे और हम बजट निकालेंगे। जो मैं पहले बात बता चुका हूँ कि अगर छोटा स्कोप है तो कम एफर्ट लगेगी, कम टाइम और पैसे लगेंगे, लेकिन अगर बजट ज़्यादा है तो हमें ये लॉक करना है। अब हम देखते हैं कैसे लॉक होगा।
अभी असाइनमेंट में दे चुका हूँ, आई डोंट नो किसने सबमिट करा दिया। FIP का नेम एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अच्छा, ये बहुत मेजर वीकनेस है आप लोगों में कि प्रॉब्लम स्टेट के अंदर नीचे सोल्यूशन लिख जाता है, उसमें ये भी होगा ये भी होगा। भाई प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ये नहीं लिख सकते हैं, तो ज़रा रिविजिट करिए और इसको सही करिए। अब आपने क्या डिलीवर करना है, ठीक है ना, डिलीवर क्या करना है, बाउंड्रीज होंगी, ये एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट नहीं होती है लेकिन आप इसमें लिखते हैं, ठीक है। दूसरा फिर आपने ये देखना है कि ये एक एक्स्ट्रा सवाल है जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का नहीं है, लेकिन बहरहाल ये कि आप मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ये आपको जवाब अपने आप से पूछना चाहिए सर को बताने से पहले। मेरे पास जितने लोग आते हैं मैं उनसे पूछता हूँ प्रोजेक्ट कर क्यों रहे हो, ये सवाल करो अपने आप से। तो बहुत सारी चीज़ें हैं एक्चुअली दुनिया में सक्सेस अगर करना है ना तो अपने आप से सवाल पूछना है मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्यों कर रहा हूँ ये आदमी को सक्सेसफुल बनाती है, ठीक है। तो इसमें पूरी किताबें हैं, वाई यू आर डूइंग इट, ठीक है। तो वो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। वाई आई मीन मैं क्लास में क्यों बैठा हूँ, मैं लेक्चर क्यों अटेंड कर रहा हूँ, मैं यूनिवर्सिटी क्यों जा रहा हूँ, मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। वेन एवर यू आस्क दिस क्वेश्चन तो फिर आप उसमें इन्वॉल्व होते हैं, वरना आप कहते हैं यार पता नहीं क्यों, अम्मी ने कहा था CS कर लो तुम्हें, या अब्बा ने कहा था या मामू ने कहा था, तो यू आर नॉट मेकिंग योर ओन डिसीजन, ठीक है ना। चलिए, अब ये एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है, ये इसका स्कोप है, अपॉइंटमेंट ये तो ये दिस इज ए स्मॉलर स्कोप, ठीक है। अब ये हमारी बात समझ में आ गई, एंड दैट्स अ लार्जर स्कोप। एक में 3 मॉड्यूल हैं और एक में 7 मॉड्यूल हैं, तो दैट्स अ लार्जर स्कोप, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि टू अंडरस्टैंड द फीचर्स एसोसिएटेड विद दिस प्रोजेक्ट हमें थोड़ा सा हॉस्पिटल के डोमेन को समझना होगा, वरना फिर हम स्कोप को एग्री नहीं कर पाएंगे विद आवर कस्टमर, ठीक है ना। कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग और हमारी अंडरस्टैंडिंग एक नहीं होगी। अच्छा, 30 मिनट्स हो गए, ये मुझे अलार्म दे रहा है कि भाई 10 मिनट रह गए, तो 10 मिनट के बाद हम फिर दोबारा से इसको लॉग इन करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई क्वेश्चन, कोई अभी तक तो कोई चैलेंज नहीं है समझने में या अंडरस्टैंडिंग में, या कोई चीज़ मुश्किल लग रही हो, कोई चीज़ रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ तक ठीक है भाई, सब अभी तक कोई चैलेंज तो नहीं है। सर सर अभी तक तो ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये जो मैंने लाइन लिखी है ना, इसको मैं थोड़ा सा पूरी डिटेल नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अब मैं समझ लिया कि मैं हॉस्पिटल का आदमी हूँ और मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि पेशेंट रजिस्ट्रेशन क्या होगी, अपॉइंटमेंट एंड शेड्यूल क्या होगी। तो ये ज़रा देखिए, पढ़ लीजिए। ठीक है, तो आप पहली दफ़ा आए तो पेशेंट रजिस्टर हो रहा है, आपका नाम, आपकी बर्थ डेट और आपकी एड्रेस और ये सारी चीज़ें, जिससे आपकी यूनिक आईडी क्रिएट हो जाएगी और आप जब भी आप आएंगे तो आपको ट्रैक किया पाएगा उस नंबर से, ठीक है ना। तो हॉस्पिटल में एक खास नंबर होता है जिससे ट्रैक करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फिर आप अपॉइंटमेंट लेते हैं। ये आउट पेशेंट की बात हो रही है कि कौन से हॉस्पिटल कौन से डॉक्टर को दिखाना है, यू नो चाइल्ड डॉक्टर को दिखाना है, ENT को दिखाना है, ऑर्थोपेडिक को दिखाना है, तो जिसको भी आपने दिखाना है उसको आप ऐड कर लेंगे। तो उसके जितने पेशेंट आए होंगे 2 3 4 10, उसके बाद आपका नंबर आ जाएगा, वह अप्रॉक्सीमेट टाइम बता देगा कि जनाब तकरीबन इतनी देर लगेगी। डॉक्टर साहब हर एक को 10 मिनट देते हैं 5 पेशेंट पहले हैं तो आप कहीं से होके आ जाइए, 50 मिनट लगेंगे, ठीक है। तो ये शेड्यूलिंग होगी। अगर बहुत अच्छा सिस्टम है तो वो ऑनलाइन भी कर सकता है कि डॉक्टर इस तारीख को इस तारीख से इस इतने बजे से इतने बजे तक बैठते हैं, लेकिन ऑलरेडी उनका वो डे बुक है तो आप नेक्स्ट डे को बुक कर लें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऑनलाइन भी हो सकती है, ठीक है। तो शेड्यूलिंग हो जाएगी, पेशेंट को पता चल जाएगा मुझे कब दिखाना है, और ठीक है तो उसमें ठीक है। तो आउट पेशेंट एक्चुअली होता है कि आप जाते हैं और कस्टमर को दिखाते हैं। तो मैं इसलिए टर्मिनोलॉजी बोल रहा हूँ कि अगर आपको पता होना चाहिए, जैसे अगर आप किसी को बीमारी है छोटी मोटी तो डॉक्टर को जाके दिखा रहा है तो दैट इज कॉल्ड आउट पेशेंट। एक्चुअली अगर आप हॉस्पिटल में दाखिल नहीं हो रहे हैं तो दैट इज आउट पेशेंट। तो क्लिनिक में दिखाना इज आउट पेशेंट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आसान होता है अगर आप किसी क्लिनिक का सिस्टम बना रहे हैं तो, ठीक है। तो सेकंड लास्ट लाइन इज ऑर्गेनाइज सर्विस। ऑर्गेनाइज का मतलब है डॉक्टर के आने का टाइम, दिखाने का टाइम, मेडिसिन, लैब्स, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी उसके अंदर रिकॉर्ड हो रही हैं,
इन पेशेंट थोड़ा सा मुश्किल होता है, पेशेंट की डिटेल, एडमिशन कब हुआ था, कौन से रूम में, एसी वाले, नॉन एसी में, कौन कौन से डॉक्टर को दिखाया, कोई सर्जन तो नहीं है, ओटी को मतलब ऑपरेशन थिएटर तो नहीं यूज हुआ, ऑपरेशन थिएटर की बुकिंग और ये सारी चीज़ें कॉस्टली होती हैं, ठीक है। एडवांस पेमेंट ली थी जब, जाहिर सी बात है अगर उसका कोई ऑपरेशन है जो 50,000 रुपये का या लाख रुपए का है तो उसे कुछ एडवांस ले लिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, रिकॉर्ड जनरेट होगा, उसकी सारी चीज़ें होंगी। तो इन पेशेंट में कुछ कंसल्टेंट के अलावा जो पैरामीटर्स होते हैं वो रूम होता है, कंसल्टेंट होता है, फिर उसके अलावा उसका खाना होता है, उसकी लेबॉर्ट्री होती है, उसका ये सारी चीज़ें होती है ठीक है। अब मैं इसलिए क्योंकि मैं रिक्वायरमेंट इंजीनियर भी हूँ, इस तरह की एप्लीकेशन बनाता हूँ, तो मुझे बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हम फॉर ए रीज़न, ठीक है। लेबॉर्ट्री क्या होती है कि वहाँ हॉस्पिटल में कितनी किस्म की होती हैं, तो लिमिटेड टेस्ट होते होंगे, ये वाले होते होंगे या ये वाले होते होंगे और ये वाले होते होंगे, तो जितने भी होते हैं, एक्सरे है या कोई और रिपोर्ट है, ब्लड टेस्ट है, तो ये सारी चीज़ें आप पैथोलॉजिकल एक्चुअली कहलाती हैं, ठीक है ना। तो पैथोलॉजिकल लेबॉर्ट्रीज को आप डिफाइन करेंगे तो उसकी रिपोर्ट कैसे बनेगी, उसका टेस्ट कैसे होता है, ये सारी ऑटोमेट हो सकती हैं। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर के थ्रू बन रहा है तो उसको कंट्रोल करना आसान है। अगर सॉफ्टवेयर के थ्रू, मैं जिस हॉस्पिटल में भी काम कर रहा हूँ वहाँ ये था कि जी टेस्ट होता है, फिर वो एक्सेल के अंदर रिपोर्ट बना देते थे, ठीक है। तब अगर टेस्ट सारे दिन में 50 हुए हैं और 50 की रिपोर्ट बन गई है और वो कस्टमर को दे दी गई है, लेकिन हॉस्पिटल को जो मिल रहा है वो 40 लोगों का मिल रहा है, बाकी 10 लोगों के पैसे कहाँ गए, तो अब ये होगा कंट्रोल कि रिसेप्शन से जो पर्ची कटेगी वही पॉपुलेट होगा लेबॉर्ट्री के अंदर, उसी की रिपोर्ट आप बना सकते हैं, वरना आप रिपोर्ट नहीं बना सकते, एक्सेल आपको चलाने नहीं देगा वो उस वाले हॉस्पिटल। तो ये कंट्रोल है थोड़े से, जिससे लीकेज थोड़ी सी कम हो जाएगी, रुकती फिर भी नहीं है। इतने बड़े हॉस्पिटल के अंदर सारे लोग फरिश्ते नहीं होते, लेकिन बहरहाल कंट्रोल और ये सब करने से दोबारा तो ऑथराइज पर्सन फाइनलाइज रिपोर्ट, ठीक है। तो अगर वो खास प्रिंटेड फॉर्मेट में नहीं है और उसमें कुछ बुक मार्क नहीं है तो फिर ये ओरिजिनल रिपोर्ट नहीं है, ठीक है ना। अब आप उसने कंट्रोल डाल दिए होंगे रिपोर्ट प्रिंट करते हुए, बुक मार्क डाल दिया होगा और आपने कुछ ये डाल दिया होगा या कुछ, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपकी अथॉरिटिसिटी आ जाएगी। तो ये सब चीज़ें आप करते हैं लेबॉर्ट्री के अंदर। कंसल्टेंट हॉस्पिटल के अंदर ये होता है कि डॉक्टर्स आते हैं जो कि 70% अपने पास रखते हैं, 30% हॉस्पिटल को जाता है नॉर्मली, उसकी जगह का, उसकी कमरे का और सारी चीज़ें खर्चे वर्चे। तो कितने डॉक्टर हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट, ऑर्थोपेडिक और फॉर एग्जांपल, तो ये सारी क्लासिफिकेशन है जिसकी वजह से लोग आपके पास आ रहे होते हैं आउट पेशेंट और उनके, ठीक है। तो देयर आर सर्टेन प्रोसीजर्स के वीकली पेमेंट होती है, डेली पेमेंट होती है या मंथली पेमेंट होती है। तो छोटे क्लिनिक्स में डेली पेमेंट होती है, ज़रा बड़े क्लिनिक होते हैं तो उनमें शायद या हॉस्पिटल के अंदर मंथली वीकली पेमेंट होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तब ये थोड़ी सी डिटेल पता चलेगी तो फिर मैं कस्टमर के साथ डिस्कस कर पाऊंगा और लॉक कर पाऊंगा। तो मैंने सिर्फ इसलिए डिस्कशन रखा है कि थोड़ी सी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है, थोड़ा समझेंगे, उसमें इन्वॉल्व होंगे तो फिर हम लॉक कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम बिजनेस की लैंग्वेज नहीं बोल रहे होंगे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग और कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग, हम टेक्नोलॉजी के लोग हैं, ठीक है ना, हम डेटाबेस की बात करते हैं, हम सॉफ्टवेयर बनाने की बात करते हैं, हम जावा की बात करते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये अभी वो वाली बात नहीं है, स्कोप लॉक करने में ये वाली बात नहीं है। यहाँ बात हो रही है प्रोसेस क्या है हॉस्पिटल का और उसमें कितनी स्क्रीन, कितनी रिपोर्ट होंगी और ये कंट्रोल कैसे होगा, अगर कस्टमर ऐसा करे तो कैसा होगा, रिसेप्शन ऐसा करे तो क्या होगा। दीज आर ऑल प्रोसेसेस, ठीक है ना, दीज आर ऑल प्रोसेस, ठीक है। तो इसको लॉक करने के लिए अब मैं थोड़ी सी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, इसको लॉक करने के लिए एक तो फ्लो चार्ट है, दूसरी लेकिन जो अब नई चीजें होती है उसको कहते हैं BPMN, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट नोटेशन। मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि कोई, म्यूट कर दूं मैं लोगों को, मैं यहाँ सिर्फ लिख रहा हूँ, इसका इससे सॉरी, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये जो मैंने बात बोली है कि जो लोग थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट नोटेशन, इसको सर्च करेंगे। वर्जन 2 इसलिए कह रहा हूँ कि ठीक है, इसका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन सिवाय इसके कि प्रोसेस आपको पता हो, उसमें कितनी स्क्रीन हैं कितनी है, तो ये आपको अभी हम थोड़ा सा आगे बताएंगे कि करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो फ्लो चार्ट आप बनाते थे ना, अगर ये ऐसा होगा उसके बाद ऐसे होगा उसके बाद ऐसे होगा,
आप प्रोसेस को समझने के लिए फ्लो चार्ट बनाते हैं। तो दिस इज एन एडवांस वर्जन ऑफ फ्लो चार्ट। इसमें स्विम लेन भी होती है। तो मेरी सजेशन है बच्चों को कि आपने अगर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी है तो प्रोसेस कैसे लॉक होगा ये थोड़ा सा पढ़ लीजिए, और YouTube पे जाके या वैसे एक वीडियो देख लीजिए आधे पौने घंटे की कि बिजनेस प्रोसेस नोटेशन क्या होता है। तो फ्लो चार्ट का एक्सटेंशन है, जिन्होंने फ्लो चार्ट पढ़ा हुआ है वो समझ जाएंगे। तो बट यू शुड नो, ठीक है। तो ये है, तो इससे प्रोसेस जब लॉक होगा तो उससे स्क्रीन ड्राइव होंगी या फंक्शनलिटी ड्राइव होगी, और उससे आपका स्कोप या जो जो लिस्ट ऑफ टास्क है ना वो ड्राइव हो पाएगा, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा हॉस्पिटल मैंने उसकी इसकी दिखाऊंगा HR की, तो फिर आपको पता चलेगा मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन मैं इसको अभी होल्ड कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गई ये बात? प्रोसेस समझेंगे Yes. जी, प्रोसेस समझेंगे, उसमें से एग्रीमेंट आएगा कि भाई ये देना है ये नहीं देना है, ठीक है। और उसको फिर इन चीज़ों से हमारी लिस्ट ऑफ टास्क आएगी कि ये करना है, और वो इस लिस्ट ऑफ टास्क के फिर हम प्लान कर पाएंगे। तो लिस्ट ऑफ टास्क आसान नहीं थी, सर ने बताया था एक लास्ट क्लास में बना के, भाई लिस्ट ऑफ टास्क एक मुश्किल काम है, आपको बिजनेस समझना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आएगा, ठीक है। अब जरा थ्योरी पढ़ते हैं। अब मैं थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी आपकी कलेक्ट कर रहा हूँ कि अगर आप जब जाएंगे, अच्छा ये सारी है PMI बेस्ड। नाम सुना हुआ किसी ने PMI का? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, PMI.org लिख लीजिए और ये सर्च करेंगे PMI.org। अभी इंडस्ट्री में पता होना चाहिए आपको कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट क्या है, उसकी तो उसकी वेबसाइट पे जाएंगे थोड़ा सा। तो इस वाले कोर्स में थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी। तो ऐसी वीकनेस जो हमारी हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हवाले से या रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के हवाले से